क्लास 6 के स्टूडेंट्स एंड जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वे स्टूडेंट्स, और जो हरियाणा बोर्ड के हैं वे भी स्टूडेंट्स, ये सब के सब इस लेसन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो 6 क्लास में एंटर हुए हैं वो भी काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और पूरी देखें। देखिए स्टूडेंट्स, पीपल हैव ऑलवेज लुक्ड एट द स्काई विद क्यूरियोसिटी। जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूकता से, काफ़ी उत्सुकता से आसमान की तरफ देखते रहते हैं। देयर हैव ऑलवेज बीन सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं। और वे वाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि तारे जो हैं क्यों चमकते हैं। वाई डज द साइज ऑफ द मून चेंज, जो साइज है वो जो चंद्रमा की वो क्यों बदलती रहती है। वेयर डज द सन हाइड एट नाइट, और रात को जो सूर्य है वो क्यों छुप जाता है, कहाँ छुप जाता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आप बने रहे हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others dim. क्या कहता है कि सूर्यास्त के बाद जब आसमान को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 ही बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी जो गणना है नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ डिम यानी कि धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विद डायमंड्स। क्या कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आकाश में हीरे जड़े हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। क्या कहता है कि इनमें से कुछ तो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट है, जो चमकते हैं, वो कुछ अलग है। They simple glow without any flicker, just as the moon shines. और ये जो टिमटिमाहट है ये चंद्रमा के समान चमकते हैं, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। You may also see the moon on most of the days. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different position. क्या कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। क्या कहता है कि आप जब पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात कौन सी होती है? पूर्णिमा वाली रात होती है। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. जब आप इसको 15 दिन बाद देखते हैं, ए फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ता बाद या 15 दिन बाद देखते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप जो आसमान है इसको अच्छे तरीके से जांच पाते हैं। तो कभी भी जब अमावस्या की रात होती है तो आप अवश्य ही इस चीज को आजमा करके देखना स्टूडेंट्स। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून and all those bright teeny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects
ऑफ द नाइट स्काई। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं सभी छोटी जो चमकीली वस्तुएं होती हैं उनको क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, जो सूर्य की जो ब्राइट लाइट्स होती हैं उनके कारण जो ये सारी चीजें हैं इनको हम रात के समय में नहीं देख पाते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो नाइट के समय में आसमान में हमें देखते हैं, जो चमकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो खगोलीय पिंड हैं बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और ये गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a stars। तो जो ये उष्मा से और प्रकाश से भरे होते हैं जिनके पास होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं, उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तारा कहते हैं। और जो सन है वो भी क्या है? एक तारा ही है। काउंटलेस twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very very far from us। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे बिल्कुल सूर्य के समान ही हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है हमसे वो काफी दूर है, इसलिए हम उनकी जो हीट और लाइट है वो महसूस नहीं कर सकते हैं। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अस, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो काफी हमसे दूर हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height। आपने अवश्य ही ध्यान से देखा होगा कि जो डिस्टेंस वाली वस्तुएं काफ़ी जो दूर होती हैं वो वस्तुएं काफ़ी छोटी दिखाई देती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं वो भी काफ़ी छोटे ही दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए नेक्स्ट, व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations। रात्रि में आसमान की ओर जब देखते हैं आप तो तारों का एक बहुत बड़ा समूह आपको दिखाई देता है, और समूह जो इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेलेशंस यानी कि नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसमें मेन क्या है? उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस। अर्सा मेजर और बिग बियर्स ये इस प्रकार के एक नक्षत्र मंडल ही हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज द सप्त ऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब sages। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट forms a part of Ursa Major constellations। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky। तो बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर? सप्त मतलब 7 और ऋषि का मतलब होता है संत। ये जो तारों का समूह है, कितने तारों का समूह है भाई? 7 स्टार्स, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का ही एक भाग है, पार्ट है। ये आप अपने किसी परिवार के सदस्य से या किसी पड़ोसी से के हेल्प से आप उनको कहिएगा कि आपको आसमान में इन तारों को या ग्रहों को या नक्षत्र मंडलों को अवश्य दिखाएं, तो ये आपको नाइट में देखने को मिलेगा। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। The north star indicates the north direction. It is also called the pole star। स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में क्या है कि लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही तो करते थे।
पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का शायद नहीं पता होता, और वो क्या करते थे, तारों से दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे। दिक्सूचक यंत्र जो होता है कंपास, उसकी हेल्प पहले नहीं ली जाती थी क्योंकि वो पहले था ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो नॉर्थ साइड है, उत्तरी तारा है, उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, ये हमेशा एक ही स्थिति में, एक ही स्थान में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट फिगर, यू विल नोटिस दैट if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। क्या कहता है कि हम इन 7 स्टार की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, और यदि 7 स्टार्स जो इनके जो मंडल हैं, इनके संकेतक तारों को अगर आपस में आप मिलान करेंगे, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं जो 1.1 में दिया गया है, तो आप एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, यानी काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो आप पाएंगे कि इसको और आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो पाएंगे कि ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, जैसा कि आप इसके पिक्चर में आप देख रहे हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ खगोलीय पिंड जिनकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, they are lit by the light of the stars, such bodies are called planets। The word planet comes from the Greek word planeti, which means wanderers। The earth on which we live is a planet। Understand students? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये से पिंड प्लैनेट कहलाते हैं, यानी कि ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो शब्द है अंग्रेजी में प्लैनेट से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसको भी क्या नाम दिया गया है, एक प्लैनेट नाम दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये सारी चीजें कहाँ से, लाइट और हीट कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे नजदीक का स्टार है, और कौन भाई, सूर्य, सन। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और पृथ्वी को सबसे अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है, तो ये इसके अंदर आप अच्छे से जान पाएंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक क्या है भाई, सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। ये जो सैटेलाइट है, चंद्रमा उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारी जो पृथ्वी है इसके समान ही 7 प्लैनेट्स और भी हैं, जो कि जो लाइट एंड हीट किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। द सन 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स and some others celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head। यानी कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली कहते हैं, इनकी सौर परिवार कहते हैं, जिसका जो मुखिया है, वो हेड है, वो कौन है भाई, सन है। तो अब हम सन के बारे में जान लेते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स
the pulling force that binds the solar systems. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. और जो इसका जो खिंचाव है, बल है, इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। Students, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. यानी कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत तो है ही, इसके साथ साथ ये क्या है कि इससे हमें अत्यधिक तेज जो ऊष्मा है, हीट है, वो महसूस नहीं होती है, क्योंकि सबसे नजदीक का स्टार होने के बावजूद भी यह हमसे काफी दूर है। और कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में स्टार के अलावा विद सन यानी कि सूर्य के साथ साथ हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये किस प्रकार से हैं कि भाई इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन देयर आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये है कौन कौन से ग्रह बताए हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहले बताया है मरकरी यानी कि बुध, वीनस शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं हमारे जो प्लैनेट हैं। चलिए इसको याद करने की जो ट्रिक है, an easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun। अगर दूरी के अनुसार हमें ग्रहों को याद रखने वाली अगर ट्रिक चाहिए तो वो ट्रिक ये है, बहुत ही आसान है। My very efficient mother just served us nuts। इस लाइन को आप लिख सकते हैं बाकायदा और इसको माइंड में सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने में काफी मदद करे। चलिए नेक्स्ट, सौरमंडल के जो सोलर सिस्टम है, इसके जो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है उसका जो हेड है वो कौन है भाई? सन है। और उसका चक्कर कौन लगाते हैं? ये सारे के सारे ग्रह लगाते हैं और ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड यानी कि दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और इसको जिस आकार में फैले हुए हैं इसको क्या कहते हैं? इनकी कक्षा कहते हैं। तो सबसे जो नियरेस्ट है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो बुध है सूर्य के सबसे नजदीक है। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगाते हैं भाई? कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट कीजिएगा। और उसके बाद आता है विनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ टू दैट ऑफ द अर्थ। शुक्र को पृथ्वी का एक ट्विंस प्लैनेट यानी कि जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज और शेप है ये बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। हाउएवर in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, KS 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था भाई, और उसमें जो प्लूटो है अभी तक इसको एक ग्रह माना जाता था। कब तक? 2006 तक। लेकिन इंटरनेशनल
जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, इसने एक बैठक की 2006 में और ये निर्णय लिया कि जो कुछ माह पहले जो खोजे गए अन्य खगोल पिंड हैं, जो कि 2003 UB313 सीरियस और प्लूटो, ये बौने ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं भाई? ये बौने छोटे ग्रह हैं, इसलिए इनको इस सूची से हटा दिया गया है, प्लूटो को। तो द अर्थ, अब आगे हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, जो हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव है, जहां हम रहते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो फर्स्ट जो नियरेस्ट है वो है आपका मरकरी, बुध, और सेकंड नंबर पे आता है आपका वीनस यानी कि शुक्र। अब जो नंबर आता है थर्ड, तो वो नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर आकार में देखें तो यह सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। ये नोट करने वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। क्या कहता है कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। जियोड यानी कि भू आब कहा जाता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप यानी कि पृथ्वी के समान आकार। जियोड का जो मतलब है ना, वो पृथ्वी के समान आकार होता है। देखिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर पृथ्वी चपटी दिखाई देती है बिल्कुल, और उसी के हिसाब से इसको जियोड नाम दिया गया है, इसलिए इसको जियोड नाम दिया गया है। अंडे के आकार की है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ध्यान देना। और इसके बाद आगे क्या है कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। The earth is neither too hot nor too cold। ना तो ये अत्यधिक गर्म है और ना ही ये अत्यधिक ठंडी है। It has water and air, और इसके पास क्या क्या है भाई? पानी भी है और हवा भी है। Which are very essential for our survival। The air has life supporting gases like oxygen। Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system। यहाँ पानी और वायु तो उपस्थित है ही, और इसके साथ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet। अगर हम स्पेस से इसको देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है अपना अर्थ। इसका जो 2/3 यानी कि 2/3 सरफेस है, सतह है, यह किससे ढकी हुई है? पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मून। मून किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। तो मून के बारे में जान लेते हैं कि ये ऐसा है क्यों, किस हिसाब से, इसकी शेप क्या है, ये हमारी जो अर्थ है इससे कितना डिस्टेंस है, इसका दूरी कितनी है, चलिए जानते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। जो हमारी पृथ्वी है इसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? चंद्रमा, जिसको चंद्रमा कहते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर away from us। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि हमारे नज़दीक है, और इसलिए नज़दीक कितना है देखिए, जो हमारा सन था वो 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, और ये है 3,84,400 किलोमीटर यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो नज़दीक कौन सा हुआ? हमारे नियरेस्ट जो इन दोनों में से हुआ वो मून हुआ, तो इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं। जब आपको दूरी का पता चल गया है कि ये इतने किलोमीटर है और वो उतने किलोमीटर है, तो आप इससे आराम से पता लगा सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के लगभग 27 दिन में
अपना एक चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन एज ए रिजल्ट। क्या कहता है कि भाई लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर, यानी कि दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमना, एक किसी भी वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करना, जो कि आपने पढ़ा होगा। अभी आगे हम पढ़ाएंगे जो अर्थ के जो मूवमेंट हैं, वो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप जान पाएंगे। तो ये जो है 27 डेज में पूरा करता है एक चक्कर, और उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता हुआ लगभग इतने ही दिन लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिसाब दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए आप एक बॉल लेना और आप उसको थोड़ी सी दूरी पे रखना, और आप देखेंगे कि आपको सिर्फ उसका एक ही पार्ट दिखाई देगा, जबकि जो बाकी के हिस्से हैं वो बिल्कुल हाइड रहेंगे, यानी कि छुपे हुए मिलेंगे आपको, तो आप उनको नहीं देख सकते हैं। यही सिस्टम चंद्रमा का भी, हमारे मून का भी है। The moon does not have conditions favorable for life। देखिए जो चंद्रमा है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है। It has mountains, plains and depressions on its surface। जो इसकी जो धरातल है इसके ऊपर आप क्या क्या देख सकते हैं? माउंटेन्स यानी कि पर्वत देख सकते हैं, मैदान देख सकते हैं, गड्ढे भी देख सकते हैं, जो चंद्रमा की सतह पर आप छाया बनाते हुए आपको प्रतीत होते हैं। जब आप जो फुल मून होता है तब आप अच्छे से देख पाते हैं। These cast shadows on the moon's surface। Look at the full moon and observe these shadows। जब आप पूर्ण चंद्रमा देखते हैं ना तो अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एस्ट्रॉइड्स की, यानी कि क्षुद्र ग्रह। Apart from the stars, planets and celestials, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। हमने स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। These bodies are called asteroids। तो इन्हीं जो बॉडीज, इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट्स आर of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हुए हैं। उल्कापिंड। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड कहा जाता है। Sometimes, कभी कभी these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn। It causes a flash of light। Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। क्या कहता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो वायु के साथ जो घर्षण होता है तो ये इनके ज़्यादा हीट होने की वजह से ये ब्रंट यानी कि जल जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि एकदम से प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर भी गिरता है, जिससे हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर हमें गड्ढे भी, होल्स यानी गड्ढे भी दिखाई देते हैं, गड्ढे भी बन जाते हैं। डू यू सी ए विटस broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, कई चौड़ी पट्टी, सफेद पट्टी कभी आपने देखी होगी, और उसका जो एक रास्ता सा बनता है वो चमकदार होता है। कभी आप नाइट में देखना, आपको पता चल जाएगा। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज द
मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो आपको लाखों तारों का एक समूह दिखाई देता है, ये एक मिल्की वे है जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये है इसका एक गैलेक्सी का एक भाग है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हमारे सौरमंडल में ये जो हम इसका भाग मानते हैं, हमने आपको, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा था भाई? आकाश गंगा पड़ा था। तो जो बहती नदी से की गई थी, तो इसीलिए इसको इस प्रकार इट वाज नेम्ड आकाश गंगा गैलेक्सी। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो गैलेक्सी है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें बहुत लाखों की संख्या में तारे हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और धूल के बादल हैं, एंड गैसेस गैस हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। और देखिए, एक गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स और ऐसी ही गैलेक्सीज मिलियन की संख्या में है। दैट मेक द यूनिवर्स। यही तो एक ब्रह्मांड है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। भाई इसकी कल्पना करना, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए जुटे हुए हैं। वो हर दिन कोई ना कोई जानकारी जुटा ही लेते हैं, लेकिन इसके आकार के बारे में, इसकी शेप के बारे में हमें पूर्ण रूप से कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आगे भी हम आपके लिए और भी सारे पार्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इनके सभी के लेकर के आएंगे।